Today we are going to attend a new topic of biology. बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है बायोटेक्नोलॉजी से। किससे हम पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ेंगे। तो देखो, इसकी अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर इसके सिद्धांत कौन से हैं वो जानेंगे, फिर इसमें कौन सी प्रोसेस करवाई जाती है उस बात को जानेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा समझ लो आप। देखो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स जीव और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। यानी जीव तो है और उनको तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए। जीव तो है, उनको तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए और उनसे जो प्रोडक्ट मिले, उनसे जो प्रोडक्ट मिले उसका उपयोग मानव के उपयोगी कार्य के लिए किया जाए। यानी उससे प्राप्त जो प्रोडक्ट है वो मानव के लिए उपयोगी हो। क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही है। यानी सूक्ष्म जीवों के साथ यदि टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाए और टेक्नोलॉजी जोड़ के उससे जो प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे लिए काम में आए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी लागू है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की। बायोलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच है और बहुत ज़्यादा स्कोप भी होते हैं इसके अंदर। स्कोप की यदि बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। ठीक है, अच्छे से समझो, इंटरेस्ट बनाओ, ताकि भविष्य में अगर आपको ये फील्ड अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जीव के साथ टेक्नोलॉजी अप्लाई करके क्या कर दिया जाता है? मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त किया जाता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे से ऐसे एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे मान लो कोई पर्सन है, पर्सन यानी व्यक्ति। ठीक है, सपोज दैट मैं से इसका डायग्राम बनाता हूँ, कोई हंसने की बात नहीं है। इसको मैंने मोटा इसलिए बनाया जानबूझ के। रीजन, इसको मान लो इंसुलिन है, यानी इसको शुगर हो गया। क्या हो गया? इसको शुगर हो गया। ठीक है, अब शुगर जो हो गया, तो शुगर आप जानते हो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। किसकी कमी से? यानी इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो बॉडी में शुगर बढ़ गया। अब इसके अंदर क्या किया जाए? इंसुलिन जाना चाहिए। अब इंसुलिन जाना चाहिए तो एक प्रोडक्ट के रूप में जाना चाहिए। अब इंसुलिन लाएं कहाँ से? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई जीव है, कोई भी जीव है दूसरा, और इसके पास इंसुलिन ज़्यादा है, तो हम इसके इंसुलिन बनाने वाले जीन को बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब इस जीन को बाहर निकालकर ये कैसे निकालेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये सारी टेक्निक है इसके अंदर। समझ में आ रही है बात? कैसे निकालेंगे, कैसे इसे जोड़ेंगे, कैसे अंदर डालेंगे, कैसे उसे प्रोसेस करवाएंगे, सारी टेक्निक पढ़ेंगे हम यहाँ पर मान लो इंसुलिन का जीन हमने निकाल लिया। इंसुलिन का जीन निकालकर फिर हमें चाहिए एक वाहक। क्या चाहिए? वाहक के लिए हमने लिया क्या? वाहक बहुत सारे होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, लैम्ब्डाफेज हो गया, कॉस्मिड हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है प्लाज्मिड। कौन सा है? अब इस प्लाज्मिड के अंदर इसको जोड़ देंगे। प्लाज्मिड के अंदर इसको जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले काटेंगे।
काटने के लिए अलग से एंजाइम चाहिए। ये सारी टेक्निक इसमें पढ़ेंगे हम। मैं तो कॉमन सी आपको सरफेस बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जोड़ दिया। अब प्लाज्मिड की कैपेसिटी होती है, ओवरव्यू बता रहा हूं आपको चैप्टर का। इस प्लाज्मिड की कैपेसिटी होती है कि ये कुछ ही समय में अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेता है। सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटेड है। सेल्फ रेप्लिकेटेड है प्लाज्मिड, कुछ ही क्षणों में अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। तो जब इसके साथ इस जीन को हम जोड़ देंगे तो जब इसकी कॉपी बनेगी तो इसकी भी हो जाएगी। बात तो सही है कि भाई अगर इस प्लाज्मिड के साथ अगर हम इसको जोड़ देंगे तो जब इसकी कॉपी तैयार हो रही है तो इस जीन की कॉपी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन इसको चाहिए कोई मशीनरी, मशीनरी मतलब कोई जगह तो चाहिए इसको। तो इसको हम डाल देंगे किसके अंदर? किसी बैक्टीरिया में, जैसे ई कोलाई में डाल दिया। और जैसे ही इसके अंदर ये डाला और इसका मल्टीपल होना स्टार्ट हुआ तो ई कोलाई से जो एंजाइम प्राप्त हो रहा है वो एंजाइम जब इसको डालेंगे तो इसमें इंसुलिन बिल्कुल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? और इंसुलिन की पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से टीके वगैरह जो हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं। टीके जो बनाए जाते हैं ना वो भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो बाहर से लाया जा रहा है उसको आप कहोगे वांछित जीन या विजातीय डीएनए। वांछित जीन, वांछित डीएनए, विजातीय डीएनए, फॉरेन सब्सटेंस, ये कहोगे आप इसको। वैसे आप ज्यादातर कॉमन नाम क्या याद रखोगे? विजातीय डीएनए। क्या? जो इसको जोड़कर लेके जा रहा है उसको आप कहोगे वाहक। क्या कहोगे? जिसमें डाला जा रहा है उसको आप कहोगे परपोषी। क्या कहोगे? तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? परपोषी। और इंग्लिश में आप इसको कहोगे होस्ट। क्या कहोगे? बात समझ में आई? ठीक है, तो होस्ट, वाहक यानी परपोषी, वाहक और विजातीय डीएनए, इन तीन पे इसकी कहानी टिकी हुई है बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने इसका ओवरव्यू बताया आपको। अब इसको हम डेफिनेशन तौर पर इसकी परिभाषित करेंगे। तो देखते हैं आगे इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें तो प्रोडक्ट या उत्पादों सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवधारियों, यानी प्राकृतिक विज्ञान व जीवधारियों और उनका आणविक अनुरूपों का, आणविक अनुरूप कौन सा भाई? यही उसका डीएनए और आरएनए को चेंज वेंज करके कोई नई चीज बनाई जाए। आणविक अनुरूपों का समाकलन यानी आपस में जोड़ना जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, या थोड़ी सी याद करने वाली हो गई है। दूसरी है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे प्राचीन टाइम में अगर आप देखो तो ये चीजें पहले से चली आ रही है। शराब की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी तो पहले से थी। डबल रोटी बनाना सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं, सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये है परंपरागत, अब मॉडिफाई हो गई है। अब कैसी हो गई है? अब डीएनए को जोड़कर काट छाट कर नई चीजें बनाई जा रही है। तो ये तो परंपरागत तरीका हो गया। अब देखो वर्तमान में कौन सी लागू है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी है? समझ में आ गई बात? चलो, एक प्लाज्मिड है और आपने बाहर से इसमें जोड़ दिया कोई विजातीय डीएनए, और जैसे आपने इनको जोड़ दिया इसके अंदर
तो अब ये कहलाएगा आरडी। क्या कहलाएगा? वैसे वाहक है ये, वैसे वाहक में जोड़ रहे हो, लेकिन दोनों के मिक्सअप को आप क्या कहोगे? आरडी, रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइन, कंबाइन का मतलब जुड़ गया। और ये इसमें जोड़ने ओड़ने की जो जो एंजाइम वगैरह काम आएंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस पूरी प्रोसेस को आप कहोगे आरडीटी। क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात? तो वर्तमान में कौन सी लागू है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बहुमूल्य क्षमताओं वाले जीवों का विकास करना नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये तो पुरानी वाली आ गई, और ये कौन सी आ गई? न्यू। कौन सी आ गई? ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें और इसके इंट्रोडक्शन को देखें, तो यहां पर ये दे रखा है जीएमओ। ठीक है, जीएमओ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे आप? यानी ऐसे जीव जिनको बायोटेक्नोलॉजी के जरिए रूपांतरित कर दिया गया है। क्लियर? जैसे मैं समझाऊं आपको, जैसे मान लो ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। इस प्लांट की क्षमता है कि ये पानी कम लेता है, कम पानी में ग्रो कर जाता है, लेकिन इसमें फल कम विकसित होते हैं। इस प्लांट की क्षमता है कि ये पानी ज़्यादा लेता है, लेकिन फल इसमें ज़्यादा विकसित होते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका डीएनए निकाल के आपस में जोड़ लिया, और जोड़कर कोई नया आनुवंशिक रूपांतरित पौधा तैयार कर लिया। अब ये जो पौधा रहेगा उसके अंदर वो पानी भी कम लेगा और फल भी ज़्यादा देगा, तो दोनों तरफ से उसको फायदा हो गया। तो ये चीज़ है, आनुवंशिक रूपांतरित जीवों द्वारा अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद प्राप्त करना नवीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। ठीक, नवीन जैव प्रौद्योगिकी आप जानते हो क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लागू करना ही नवीन जैव प्रौद्योगिकी है, और नवीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही जीएमओ से प्राप्त उत्पादों से हम वांछित चीज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जीन संश्लेषण, कोई जीन ही बना लिया। ठीक है, जीन थेरेपी, टीकों का निर्माण। ठीक है, जीन थेरेपी कर ली। मान लो बॉडी के अंदर एक जीन है जो मान लो बॉडी के अंदर जो जीन है ऑन्कोजीन हो गया, ये सक्रिय हो गया और कैंसर रोग कर रहा है, तो इसको निकाल के दूसरा जीन रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, तो जीन थेरेपी हो गई। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना में दो तकनीकों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यानी आज की जो नवीन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, वैसे बायोटेक्नोलॉजी का जनक है पॉल बर्ग। कौन है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग कौन है? ठीक है, इन्होंने लैम्बडा फेज के जरिए S40 वायरस को ई कोलाई में ट्रांसफर करवा दिया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसकी जो दो टेक्निक हैं वो कौन सी रहेंगी भाई? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग। दो टेक्निक है, ये बोल रहा है ना, दो महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी बात कर रहे हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे कि डीएनए के अंदर हेरफेर करके कोई नई चीज बना रहे हैं, उसमें परिवर्तन करके उसको डालेंगे और उससे कोई नई चीज बनाएंगे। यानी इस तकनीक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के रसायन में परिवर्तन किया जाता है, फिर इन्हें प्रपोषी कोशिका में प्रवेश करवाते हैं, जिसके कारण उसकी फिनोटाइप बदल जाती है। जिसके कारण उसकी फिनोटाइप मतलब डीएनए में चेंज किया। मान लो पहले
पहले एक जगह से कैंसर उत्पन्न हो रहा था, तो वहाँ का जीन निकाला, उसको चेंज किया और उसको वापस फिनोटाइप उसके अंदर होस्ट के अंदर डाल दिया, फिर देखा कि उसकी फिनोटाइप चेंज हो गई, यानी कैंसर का जो लक्षण है वही बंद हो गया। तो इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग काम में आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ध्यान रखो, डीएनए पर हेर फेर करना, डीएनए में बदलाव करना, इसे किसी होस्ट में डालना और होस्ट में डालने के बाद उससे क्या लक्षण निकल के आते हैं उन लक्षणों को देखना, ये किस में आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किस में? और अभी अभी मैंने बात की, पॉल बर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? लैम्ब्डा फेज की सहायता से SV40 के जीन को ई कोलाई में स्थानांतरित किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, उनको सुधारकर आरडी बनाए गए। यानी जब पहले केमिकल इंजीनियरिंग ने ये सुधार किया, जब पहले अगर ऐसा किया जाता था कोई जीन को बाहर निकाल के, तो उसके साथ क्या होता था? वांछित जीन के साथ अवांछित जीन भी आ जाता था। यानी अच्छी चीज ले रहे हैं, साथ साथ में बेकार चीज भी आ जाती थी और वो ग्रो कर जाती थी, उससे दिक्कत होती थी। लेकिन आज तो तरीका बदल गया है और आरडी का निर्माण किया जा रहा है। परंपरागत संकरण की विधियों में पहले संकरण था, आरडी का तो कोई निर्माण नहीं था। जैसे परागकण उठाए और डाल दिए, संकरण की विधि थी, यही तो था पहले। पहले संकरण की विधि थी ओनली। कौन सी? यानी परागकण मेंडल ने किया था ना, परागकण लिए उस पर छिड़क दिए, पौधा तैयार हो गया। अब परागकण अच्छे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आप अच्छी वाली चीज को ही डालोगे, क्योंकि आपको पता है ये अच्छा है ये बेकार, तो बेकार वाले को आप हटा ही दोगे। तो परंपरागत संकरण की विधियों के दौरान वांछित जीन के साथ साथ, यानी जो जीन आपको डालना है उसके साथ साथ अवांछित गुणों का समावेश भी हो जाता है, यानी अवांछित गुण भी चले जाते हैं। लेकिन इन कमियों को दूर किसने किया? इंजीनियरिंग में जीन क्लोनिंग व जीन स्थानांतरण। जीन क्लोनिंग वही होता है, जीन को मल्टीपल करवाना, आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ दो और वो कॉपी होने लग गया तो जीन क्लोनिंग हो गई। और जीन स्थानांतरण, आप होस्ट में तो डालोगे उसको कॉपी करने के लिए, का उपयोग करके आरडी का निर्माण किया जाता है, जिससे केवल वांछित लक्षणों का ही समावेश होता है। क्लियर? आगे देखें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण की अगर हम बात करें तो ये क्रेडिट स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर को जाता है। इन्होंने सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्या? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक जीवाणु है भाई। कौन है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक जीवाणु है। अब आप जानते हो जीवाणु की प्रॉपर्टी क्या होती है? जीवाणु के अंदर ये जो है उसका डीएनए है, यानी ये आनुवंशिक डीएनए है उसका, और इसके साथ साथ उसमें प्लाज्मिड भी होता है। ये उसका गुणसूत्रीय डीएनए है। सॉरी, कौन सा है? गुणसूत्रीय डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। तो इसको निकाल दोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, गुणसूत्रीय डीएनए को। लेकिन इसको आप बाहर निकाल लो, बैक्टीरिया नहीं मरेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं। और इसके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये इसके साथ यदि किसी भी जीन को जोड़ दिया जाए तो ये जब खुद कॉपी करेगा तो साथ साथ में उसकी भी कॉपी करवा देगा। खुद कॉपी करेगा तो साथ साथ में उसकी भी कॉपी करवा देगा। क्लियर? ये इसके पास एक कैपेसिटी होती है। तो सबसे पहले बात आती है, तो सबसे पहले स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की प्रयोगशाला में, इनके पास प्रयोगशाला थी, वहां पर सबसे पहले आरडी तैयार किया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया। इन्होंने क्या किया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड निकाला और में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को, यानी जो जीन को जोड़ना है वो इनमें जोड़ दिया और सफलता प्राप्त की, तथा इसे ट्रांसफर भी कर दिया था किसके अंदर? ई कोलाई। और वहां पे उसका सेल्फ रेप्लिकेशन भी देख लिया था। ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके उसका सेल्फ रेप्लिकेशन भी देख लिया था।
देखो पॉल बर्क के लिए तो आप ये लिखोगे, उन्होंने लैम्ब्डा फेज वाहक के जरिए S40 वायरस को ई कोलाई में डाला। यहाँ पे स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के लिए आप ये बोलोगे, इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड को काट कर इसमें किसी जीन को जोड़ा, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करवाया और उसका सेल्फ रेप्लिकेशन देखा। जिस एंजाइम का यूज किया था काटने के लिए, उस एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वैसे एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस प्रकृति के आते हैं, अभी के लिए आप याद रखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी आणविक कैंचिया भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? की मदद से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को काटा तथा इस जीन को प्लाज्मिड में, अच्छा जोड़ने के लिए जो गोंद चाहिए हमें यहाँ पे याद रख लो, कौन सा? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता रहेगी जोड़ने के लिए, काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की। काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की और जोड़ने के लिए, क्लियर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए, के निर्माण के लिए हमें किन चीज़ों की किस प्रकार से रिक्वायर हो रही है? कि वांछित जीन वाले डीएनए की पहचान। पहले तो आप परिवेश किसको करवाओगे, वो जीन तो ढूंढो। भाई इंसुलिन का करवा रहे हो या फिर आप किसी चीज़ का, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए करवा रहे हो, तो सबसे पहले वांछित जीन वाले डीएनए की पहचान करना। क्लियर? पहचान आपने कर ली, जैसे मान लो इसके अंदर है ये, इस जीव के अंदर ये डीएनए है और ये आपको चाहिए, इसके अंदर प्लाज्मिड है, ये गुणसूत्रीय डीएनए, ये प्लाज्मिड है। अब आपको क्या करना है? इसका डीएनए काटकर इसमें जोड़ना है, ये तो है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसकी पहचान करोगे। पहचान करने के बाद इस सेल को तोड़ोगे, कोशिका को तोड़ना पड़ेगा आपको, इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आप इसमें कट लगाओगे, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर इसको बाहर निकालोगे और फिर इसमें भी कट लगाओगे सेम, ताकि वो जुड़ जाए। और जैसे कट लगा के इसका एक टुकड़ा बाहर निकाला आपने और ये आपने यहाँ पे जोड़ दिया, किससे? लाइगेज एंजाइम से। ये बन गया आरडी। अब इसको आपने डाल दिया होस्ट में और ये अपनी कॉपी तैयार करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गई बात? पहचाने गए डीएनए को प्रपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना, काट छाट के डायरेक्ट बता रहा है, प्रपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना। प्रवेश करवाए गए डीएनए को प्रपोषी कोशिका में बनाए रखना तथा इसकी संततियों में वंशागत करवाना। वहां पे रखो आप कुछ पीढ़ियों तक, ताकि वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आने वाले औजार। भाई एक तो आपको एंजाइम चाहिए कुछ विशेष प्रकार के, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम, विशेष प्रकार के एंजाइम चाहिए। आपको वाहक चाहिए, लैम्ब्डा फाज है, प्लाज्मिड है, कोस्मिड है, बैक्टीरियोफेज है। लेकिन कॉमनली हम कौन सा यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा? कौन सा? और प्लाज्मिड किसके पास रहता है? प्लाज्मिड किसके पास रहता है? जीवाणु के पास रहता है। प्लाज्मिड जीवाणु के पास रहता है। फिर हमें चाहिए विजातीय डीएनए। क्या चाहिए? विजातीय डीएनए। ठीक है। और फिर चाहिए हमें होस्ट, एक विजातीय डीएनए और एक होस्ट। विजातीय डीएनए, भाई आपको एंजाइम मिल गए, आपको वाहक मिल गया, अब आप बाहर से लेके आओ और उसको जोड़ो किसके साथ? वाहक के साथ, और फिर किस में डाल दो? होस्ट में, ताकि उसकी कॉपी होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? अब आप, मैंने बताया आप कहीं से विजातीय डीएनए निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? विजातीय डीएनए निकाल रहे हो, तो निकालने के लिए उस सेल को भी तो तोड़ना पड़ेगा। तो सेल को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम है, जैसे पादप कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करोगे? कवक कोशिका भित्ति के लिए काइटिनेज, और जीवाणु कोशिका भित्ति के लिए लाइसोसोम। और जंतु कोशिका है उसमें भित्ति नहीं होती, सामान्य डिटर्जेंट से भी वो टूट जाती है। डिटर्जेंट घरों में नहीं होता है क्या? उससे भी टूट जाएगी।
अब है न्यूक्लियेज एंजाइम। ये कौन से एंजाइम आ गए? ये वो हैं न्यूक्लिक से, आप जानते हो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। ये वो एंजाइम है जो डीएनए में जो इनके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं उन पर कट लगाते हैं। ये 3 प्रकृति के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस बाहर कट लगाते हैं डीएनए के। यह डीएनए के सिरों से एक न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं। एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट लगाते हैं। यह डीएनए के आंतरिक फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ता है। और ये है यहाँ का मेन हीरो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, आणविक कैंचिया नहीं कहा जाता है। ये पूरे डीएनए के अंदर विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? जैसे मान लो ACA है, अब ये आ रहा है, यहाँ पे आया, इसको नहीं मिला छोड़ देगा, यहाँ आया नहीं मिला छोड़ देगा। यहाँ आया कुछ नहीं मिला, ऐसी सीक्वेंसिंग इसको डीएनए में नहीं मिली, यहाँ आया नहीं मिली, यहाँ आया नहीं मिली, यहाँ मिल गई, यहीं से काट देंगे। समझ में आ गई बात? ये डीएनए के केवल विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर ही कट लगाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है। और कुछ पूछना इसमें? ठीक है, ओके।